सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 20 अगस्त सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस को उनकी याद के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय एकता, शांति, प्यार, स्नेह और सभी भारतीयों के बीच सांप्रदायिक सौंदर्य को प्रोत्साहित किया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। NK सिंह बने आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्थान लेंगे जो IEG के अध्यक्ष पद से इस महीने की शुरुआत में सेवानिवृत्त हुए हैं। आर्थिक विकास संस्थान उन्नत अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक स्वायत्त बहुआयामी केंद्र है। उत्कृष्टता केंद्र के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त यह आर्थिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में भारत के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। 1952 में स्थापित किए गए संस्थान कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण और संसाधन, अर्थशास्त्र, वैश्वीकरण और व्यापार, उद्योग, श्रम और कल्याण, मैक्रो आर्थिक नीति और मॉडलिंग, जनसंख्या और विकास, स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संरचना पर व्यापक शोध करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च किया आयुष्मान अधिकार पत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में आयुष्मान अधिकार पत्र लॉन्च किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके जरिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। इस योजना को जन जन तक पहुंचाया जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जब कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने जाएगा तो उसे इसी पत्र के जरिए पहले बता दिया जाएगा कि जन आरोग्य योजना के लाभार्थी के नाते क्या क्या अधिकार हैं, उसे क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। उबर ने मानसी चड्ढा को ग्राहक अनुभव प्रमुख नियुक्त किया है। उबर ने गुरुवार को मानसी चड्ढा को भारत दक्षिण एशिया के लिए ग्राहक अनुभव प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। अपनी नई भूमिका में चड्ढा उबर ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह भारत दक्षिण एशिया के बाज़ारों में उबर की बढ़ती उपस्थिति का समर्थन करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। महिला क्रिकेट विश्व कप क्वालिफायर्स 2021 की मेजबानी करेगा जिम्बाब्वे। महिला क्रिकेट विश्व कप क्वालिफायर्स 2021 की मेजबानी करेगा जिम्बाब्वे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। जिम्बाब्वे में 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस विश्व कप में 10 टीमें भाग लेंगी। CM योगी ने ओलंपिक खिलाड़ियों को किया सम्मानित। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरस्कृत किया है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि प्रदेश सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर एक खेल विश्वविद्यालय बनाएगी और प्रदेश 2 खेलों को गोद लेगी जिनका अगले 10 वर्षों तक वित्त पोषण किया जाएगा। इसमें एक कुश्ती है और दूसरा कोई अन्य खेल होगा। लखनऊ में कुश्ती अकादमी की भी स्थापना की जाएगी। 19 से 25 अगस्त तक मनाया जाएगा संस्कृत सप्ताह। 19 से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है। यह संस्कृत सप्ताह प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे प्राचीन भाषा सीखने और इसे बढ़ावा देने का आग्रह किया है। CM योगी का गरीबों व दलितों के लिए बड़ा ऐलान। CM योगी ने विधानसभा में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हमारी सरकार ने 1500 करोड़ की अवैध संपत्ति की भूमाफिया ने जिन जमीनों पर कब्जा कर अपनी हवेली खड़ी की थी वहीं ध्वस्तीकरण कर गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। वहां एक गरीब एक दलित रहेगा।
सीएम योगी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि माफियाओं की जब्त की गई ज़मीनों पर गरीबों और दलितों के लिए मकान बनाए जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने जारी की नेशनल टीचर अवार्ड 2021 की सूची। शिक्षा मंत्रालय ने इस साल नेशनल टीचर अवार्ड 2021 की सूची जारी कर दी है। इस साल देश के कुल 44 टीचर्स को इस अवार्ड से चुना गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सभी सिलेक्टेड टीचर्स को 5 सितंबर को टीचर्स डे के मौके पर अवार्ड देंगे। अवार्ड के लिए शिक्षकों का चयन राज्य स्तरीय चयन समिति, केंद्रीय पुरस्कार समिति द्वारा किया जाता है। ओबीसी संशोधन बिल को राष्ट्रपति ने दी हरी झंडी। ओबीसी संशोधन बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। इसे हाल ही में सदन के दोनों सदनों के पास कराया गया था। इसके बाद अब राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिल गया है। सदन में संविधान के अनुच्छेद 342 ए और 366 सी के संशोधन और राष्ट्रपति की मोहर के बाद राज्यों के पास ओबीसी वर्ग में अपनी ज़रूरतों के मुताबिक जातियों को अधिसूचित करने की शक्ति मिलेगी। इससे महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय, कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का मौका मिल सकता है। पीटी उषा के गुरु ओपी नंबियार का निधन हो चुका है। देश का पहला द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाले और दिग्गज पीटी उषा के कोच ओपी नंबियार 89 ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। ओपी नंबियार कोचिंग में ही पीटी उषा देश की शीर्ष एथलीट बनी थी। सन 1985 में जब पहली बार द्रोणाचार्य अवार्ड शुरू में दिया गया था, तब ओपी नंबियार और 2 अन्य कोचों को इससे सम्मानित किया गया था। उन्हें खेलों में उनके योगदान के लिए 2021 यानी इसी साल पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इनमें से किस रेटिंग कंपनी ने भारतीय उद्योग के क्रेडिट आउटलुक को सकारात्मक में अपग्रेड किया है? क्रिसिल को यहाँ पर अपग्रेड किया गया है। क्रिसिल रेटिंग कंपनी ने हाल ही में भारतीय उद्योग के क्रेडिट आउटलुक को सकारात्मक अपग्रेड किया है, जो कि वर्तमान में भारतीय उद्योग के लिए एक व्यापक आधार वाली रिकवरी है। जबकि इससे पहले भारतीय उद्योग का क्रेडिट आउटलुक सावधानीपूर्वक आशावादी था। आयुष्मान भारत मिशन के तहत अब तक अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कितने करोड़ के पार पहुंच गई है? 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। आयुष्मान भारत मिशन के तहत अब तक अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि इसमें 53 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के 10.74 करोड़ से अधिक कमज़ोर परिवारों को शामिल किया गया है। इस योजना को सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। 20 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। आज ही के दिन विश्व भर में विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ब्रिटिश चिकित्सक सर रोनाल्ड रॉस की याद में मनाया जाता है। वर्ष 1897 में सर रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया था कि मनुष्य में मलेरिया के संचरण के लिए मादा मच्छर उत्तरदायी है। 20 अगस्त को पूरे भारत में एक और दिवस मनाया जाता है, जिसका नाम अक्षय ऊर्जा दिवस है। यह दिवस भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत साल 2004 में अक्षय ऊर्जा दिवस विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। हाल ही में किसने भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह अलर्ट जारी किया है। भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया गया। भारत कोविड-19 वैक्सीन की नकली शीशियों के प्रचलन की रिपोर्ट कर रहा है, जिसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया गया है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है। निम्न में से किस देश ने हाल ही में इंटरनेट कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं? तो ये किए हैं चीन ने। चीन ने हाल ही में इंटरनेट कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसमें नए नियम इंटरनेट कंपनियों को प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं में शामिल होने से रोकेंगे। यह प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश के प्रयासों का विस्तार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
जिसमें तहत पूर्वी हिमालय क्षेत्र और लद्दाख के वितलीय शैलों से जुड़े भूगर्भीय ज्ञान को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हुए आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। बांग्लादेश केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा जिससे भारत और बांग्लादेश दोनों देश एक दूसरे की आपदा प्रबंधन व्यवस्था से लाभान्वित होंगे। सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। इस ऐतिहासिक निर्णय से देश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को लाभ होगा। सामान्य पात्रता परीक्षा शुरू होने से कई परीक्षा नहीं करानी पड़ेंगी, जिससे समय और संसाधन की बचत होगी। साथ ही इससे बड़े पैमाने पर पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसी एजेंसी में रेल तथा वित्त मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंक कार्मिक चयन संस्थान के प्रतिनिधि होंगे। देश के 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी के गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। उम्मीदवार का सामान्य पात्रता परीक्षा से कोर परिणाम घोषित करने की तिथि से 3 वर्ष तक मान्य रहेगा। उम्मीदवार आयु सीमा पूरी होने पर जितनी बार चाहे सीईटी विषय में परीक्षा दे सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकार की नीति के अनुरूप अन्य वर्गों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सीईटी से कोर केंद्र तथा राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के साथ साझा किया जा सकता है। इससे इन संगठनों की भर्ती लागत कम होगी। शुरू में वर्ष में 2 बार सीईटी का आयोजन किया जाएगा। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने 2020-21 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को स्वीकृति दे दी है। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2020-21 के लिए चीनी मिलों द्वारा किए जाने वाले गन्ने के भुगतान के उचित और लाभकारी मूल्य को स्वीकृति दे दी है। अब 10% बेसिक रिकवरी दर के लिए 285 रुपये प्रति क्विंटल की मंजूरी प्रदान की है। गन्ने का एफआरपी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के तहत निर्धारित होता है। इसे देश भर में समान रूप से लागू किया गया है। एफआरपी न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों को गन्ना किसानों को देना पड़ता है। यूपी, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य अपने स्वयं के राज्य सलाहकार मूल्य आमतौर पर एफआरपी से अधिक निर्धारित करते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यह सुसंगत और एकीकृत आर्थिक नीति को विकसित करने, आर्थिक रुझानों, समस्याओं और संभावनाओं की समीक्षा के लिए कार्य करने वाली मंत्रिमंडलीय समिति है। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया है। भारत की ओर से संसद के सदस्य राजीव प्रताप रूडी और मीनाक्षी लेखी भी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन वर्चुअल मोड में आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से अंतर संसदीय संघ जेनेवा और ऑस्ट्रिया की संसद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए संसदीय नेतृत्व है, जो लोगों और ग्रहों के लिए शांति और स्थायी विकास प्रदान करता है। राष्ट्रीय सांसदों के पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन अगस्त 2000 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में हुआ था। अधिकतम सहयोग के लिए राष्ट्रीय संसदों के सदस्यों ने 2000 के शिखर सम्मेलन की मिलेनियम घोषणा को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेन्नई में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया गया है। हाल ही में तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने चेन्नई में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया गया है। चेन्नई के सरकारी राजीव गांधी जनरल अस्पताल में पोस्ट कोविड फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया गया। यह देश अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। यह क्लिनिक विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो वायरल संक्रमण से उबर चुके हैं और बाद में अन्य बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं।
एक आंकड़े के अनुसार राज्य में लगभग 2,90,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं। यह व्यापक रूप से देखा जा रहा है कि लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। उनमें से कुछ लंबे समय के बाद भी हृदय वक्र या अन्य महत्वपूर्ण अंगों की बीमारियों के बारे में शिकायत कर रहे हैं। साथ ही उनमें तनाव और थकान होना भी आम है। मदुरई में भी इसी तरह के कोविड फॉलोअप क्लिनिक स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार सह प्रोत्साहन केंद्र स्थापित किया जाएगा। जल्द ही एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बाहरी निजी वित्त पोषण के साथ एक नवाचार सह प्रोत्साहन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नेशनल एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने एक समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए हैं। इसके द्वारा एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्टार्टअप के साथ मिलकर उसको उत्पाद और प्रोटोटाइप विकास और उनकी मान्यता के लिए सलाह और समर्थन किया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एक गैर विभागीय सरकारी निकाय है, सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करता है। इसकी स्थापना 1953 में भारत में की गई थी। यह विभिन्न राष्ट्रीय रक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित तकनीकों को विकसित करने और बढ़ावा देने में मदद करने के लिए की गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता गणेश विलास लेंगरे को स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। हाल ही में सोलापुर आधारित सामाजिक कार्यकर्ता गणेश विलास लेंगरे को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। गणेश विलास लेंगरे को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों की मदद करने के उनके प्रयासों के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। लोगों की सहायता के लिए उनके द्वारा शुरू की गई 21 योजनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण कोविड रोगी संपर्क ट्रेसिंग थी, जिसे सोलापुर जिला अधिकारियों की मदद से लागू किया गया था। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन 2017 में स्थापित किया गया संगठन है जो मानवता और सार्वभौमिक शांति के लिए उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तित्वों का सम्मान करता है। 2021-22 में जूट किसानों को प्रमाणित अच्छी गुणवत्ता वाले बीज मुहैया कराए जाएंगे। हाल ही में सरकार ने कहा है कि 2021-22 में जूट किसानों को प्रमाणित अच्छी गुणवत्ता वाले बीज मुहैया कराए जाएंगे। इस हेतु जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल मोड के माध्यम से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। MOU के परिणाम स्वरूप जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2021-22 फसल वर्ष में GRO 204 किस्म के प्रमाणित जूट बीज के 10,000 क्विंटल वितरित करेगा। इससे 5 से 6 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे और नकली बीज बाजार में भारी कमी आएगी। साथ ही उत्पादकता में वृद्धि से किसानों की आय में वृद्धि होगी और यह 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होगा। राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन में जूट और जूट वस्त्र उत्पादों के लिए एक विशेष प्रावधान इस साल फरवरी में घोषित किया गया था। सरकार ने घरेलू बाजार के लिए जूट की आवश्यकता में आत्मनिर्भर होने के साथ ही जूट और इसके उत्पादों में देश की निर्यात क्षमता को मजबूत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 हाल ही में जारी की गई है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। यह रिपोर्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च बेंगलुरु द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत में कैंसर की घटना, मृत्यु दर और उपचार से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। यह देश भर में व्यक्ति और अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों के नेटवर्क के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भारत में कैंसर के मामलों में 2025 तक 15.6 लाख की वृद्धि होने की संभावना है, जो कि वर्तमान में अनुमानित मामलों से 12% अधिक है। इसका प्रमुख कारण तंबाकू है। इससे संबंधित कुल कैंसर मामलों का 27.1% है। यदि क्षेत्रीय वितरण की बात करें तो तंबाकू के किसी प्रकार के उपयोग से संबंधित कैंसर देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और पुरुषों में अधिक है। कैंसर यह बीमारियों का एक बड़ा समूह है। इसमें कोशिकाएं अपनी सामान्य सीमाओं से पर असामान्य रूप से विकसित हो जाती हैं, जो कि शरीर के आसपास के हिस्सों पर घातक प्रहार करती हैं और यह अन्य अंगों में फैल जाता है। कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल
4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस का आयोजन यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा किया जाता है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। हाल ही में ऑनलाइन गोपनीयता समाधान प्रदाता सर्फसार्क के द्वारा निर्मित डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। इसमें विश्व के 85 देशों के, जिसमें दुनिया की 81% जनसंख्या निवास करती है, के ई इंफ्रास्ट्रक्चर गुणवत्ता का अध्ययन किया गया है। इस वैश्विक शोध के अनुसार इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में भारत दुनिया में सबसे निचले पायदान के देशों में शामिल है। इसमें भारत ने श्रीलंका और ग्वाटेमाला से भी नीचे 79वीं रैंकिंग हासिल की है, जबकि भारत इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी के मामले में 9वीं रैंकिंग के साथ शीर्ष 10 देशों में शामिल है। इसके अतिरिक्त ई सरकार के मामले में भारत, न्यूजीलैंड और इटली जैसे देशों से नीचे विश्व स्तर पर 15वें स्थान पर है। इस साल के डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में पाया गया कि 10 में से 7 देश जिनमें सबसे ज़्यादा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ है यूरोप में है, जिसमें डेनमार्क सर्वश्रेष्ठ है। कनाडा अमेरिकी महाद्वीप में सबसे अधिक डिजिटल गुणवत्ता वाला देश है, जबकि जापान एशिया में अग्रणी है। अफ्रीका के देशों में दक्षिण अफ्रीका में लोगों को डिजिटल जीवन की उच्चतम गुणवत्ता प्राप्त है, जबकि न्यूजीलैंड ओशिनिया में सबसे आगे है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने कोयला खनन पर रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने कोयला खनन पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को डाउन टू अर्थ विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोयला खनन के लिए 9 गो के जंगल साफ किया गया है। CSE के अनुसार 2015 के बाद से कोयला खनन के लिए 49 ब्लॉकों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से 9 ब्लॉक नो गो क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्र जिन्हें कभी पर्यावरण और वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्गीकृत किया गया था में शामिल थे। 2020 में 41 ब्लॉकों को नीलामी के लिए रखा गया है, जिसमें से 21 मूल 9 गो सूची में शामिल थे। वर्तमान में भारत अपनी मौजूदा क्षमता पर पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहा है। 2015 के बाद से नीलामी की गई 67% खदानें अभी तक चालू नहीं हुई है। 2009 में पर्यावरण और कोयला मंत्रालयों ने देश के वनाच्छादित क्षेत्रों को गो और 9 गो 2 श्रेणियों में बांटा था। पर्यावरण के आधार पर 9 गो क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध लगाया है। 9 गो क्षेत्र वे हैं जिनमें 10% भारित वन आवरण या 30% से अधिक सकल वन आवरण है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यह भारत में स्थित एक गैर लाभकारी सार्वजनिक हित अनुसंधान और वकालत संगठन है। इसकी स्थापना 1980 में अनिल अग्रवाल द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।